जय श्री कृष्ण साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, हमारे आज की क्लास है क्लास 12 साइंस बायो की, जिसमें हम पढ़ेंगे पादपों में जल अवशोषण की क्रिया। साथियों, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आगे की जो क्लासें आएंगी वो सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 40% सिलेबस हटा दिया गया है और जो 60% सिलेबस रखा गया है उसको लेकर हम ऑनलाइन क्लास लेंगे और उसी के अनुसार आपको पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीजें आपको देखनी है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सिलेबस भी भेजा है, जहां पर आप बाकायदा अगर आपने देखा है घर पर तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं जो हटा दिए हैं और कुछ पार्ट नहीं हटाए हैं। कुछ पार्ट के अंदर, कुछ अध्याय या लेसन के अंदर जो टॉपिक है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट तो है लेकिन जो अभी कोरोना काल है इसके अनुसार उनको अगर नहीं पढ़े तो भी आपके टॉपिक की जो विषय वस्तु है जीव विज्ञान की या जो वनस्पति विज्ञान की वो आपके समझ आ जाए। तो कई सारे ऐसे लेसन है जिसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए, जैसे कि आपके यही है पादपों में जल अवशोषण। तो इस चैप्टर के शुरुआती हिस्से का कुछ पोर्शन हटा दिया है और उसमें सीधे टॉपिक रख दिए हैं कि ये टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में नहीं ये सिलेबस में पढ़ना और उसी के अनुसार एग्जाम की जो विषय वस्तु तैयार होगी उसके ऊपर लिखा हुआ पाठ्यक्रम परीक्षा 2021। ठीक है, तो उसके अनुसार ही हम भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पादपों में जल अवशोषण, जो आपके विज्ञान की किताब के अनुसार दूसरी कई है। ठीक है, जिसके अंदर देखेंगे पहले पादप कार्य की पढ़ा था और अब पढ़ेंगे इसमें पादपों के अंदर अवशोषण की विभिन्न क्रियाएं। तो जल अवशोषण क्या है? तो सीधी सी बात है कि पेड़ पौधे जो जल अवशोषण करते हैं उस जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे कि पादपों के अंदर जल अवशोषण की क्रिया किस प्रकार होती है, उसको प्रभावित करने कैसे वो प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे कि सूर्य का टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पोषण की दर बढ़ती है, वाष्पोषण की दर बढ़ती है तो पौधों के अंदर जल अवशोषण की क्रिया भी बढ़ती है। और जब शीत ऋतु होती है तब सूर्य की किरणें भी तिरछी पड़ती हैं तो वाष्पोषण की दर भी घटती है, तो जल अवशोषण की दर भी घटने लगती है। और ये सभी चीजें हम अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं क्योंकि हम सभी कृषि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उसके अनुसार हम इस चीजों को देखते भी हैं। अब अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें पढ़ देखना है कि किस प्रकार इसको देख रहे हैं। तो देखो, पादपों में जल अवशोषण की जो चीज है उसको हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो एक क्रेमर नाम का वैज्ञानिक हुए थे, क्या नाम था? क्रेमर। उन्होंने 1949 में, उनके अनुसार 1949 में उन्होंने बताया कि जल अवशोषण क्रिया है वो पादपों में दो प्रकार से होती है। तो क्रेमर 1950 के अनुसार पौधों में जल अवशोषण जल अवशोषण दो प्रकार से होता है। जल अवशोषण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। ये किसने बताया भाई? क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने। दो प्रकार से होता है तो इन्होंने बताया कि एक तो जल अवशोषण होता है पादपों में, वो पौधे के वायव्य भाग जैसे कि तना है, पत्ती है, ठीक है, इनकी तो वायव्य भागों में भी कौन? पत्ती के द्वारा। तो पत्ती के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तब पौधे के संपूर्ण भाग में जल की हानि होती है। और जब जल की हानि होती है तो एक नेगेटिव प्रकार का एक बल लगता है और वो बल क्या करता है कि उस खाली जगह को, जहाँ जल की हानि थी उस खाली जगह को भरने के लिए एक खिंचाव उत्पन्न करता है और उस खिंचाव के फलस्वरूप पौधे की जड़ों में जो मूल रोम होते हैं वो मृदा के अंदर से जल को खींचते हैं। कहां से खींचते हैं? मृदा के अंदर से। तो मृदा के अंदर से जल को खींचते हैं और वो जल जड़ के द्वारा, मूल के द्वारा, मूल रोम के द्वारा पौधे के वायव्य भाग ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और जब वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो इस प्रकार वाष्पोषण की क्रिया के फलस्वरूप पौधे के अंदर ऋणात्मकता के रूप में जल है वो जड़ से पत्ती की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, और यह क्रिया पौधों में सबसे ज्यादा होती है। ये क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने बताया भी था और आज के वर्तमान समय में ये प्रतिपादित भी है और स्पष्ट भी है।
ठीक है। ये क्रिया लगभग पौधों में 96 से 98% तक होती है। मतलब पौधे में जितना जल अवशोषण होता है उसमें सबसे ज्यादा जल अवशोषण की क्रिया इस पत्ती वाले वाष्पोषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो जल अवशोषण है वो जड़ के द्वारा होता है, कि जड़ के द्वारा मतलब जो जड़ें हैं वही अपने बल के द्वारा जल को अवशोषित करती है और फिर ऊपर की ओर भेजती है, जिसमें जल मारक और जल अवशोषण की क्रिया दोनों जड़ के द्वारा ही होती है। तो इन दोनों को उन्होंने सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण बताया कि सक्रिय अवशोषण कैसे है और निष्क्रिय अवशोषण कैसे है। तो इसी को देखते हैं। देखो, तो पहले इन्होंने बताया निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण। क्या नाम दिया? निष्क्रिय या निश्चेष्ट। निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण। निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण। दूसरा बताया सक्रिय। सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण। ये दोनों जल अवशोषण के प्रकार एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखने तो क्या है, कौन से वैज्ञानिक ने दिए? क्रेमर। वैज्ञानिक का नाम क्या था? क्रेमर। कब बताया था? 1949 में। ठीक है, तो इस परिभाषा को देखते हैं। जब जल का अवशोषण पत्तियों द्वारा, जब मैंने बताया ना पत्तियों से जड़ की ओर, ठीक है, तो जब जल का अवशोषण पत्तियों द्वारा होता है जड़ केवल मारक का कार्य करती है, इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। एक दो, जब जल का अवशोषण पत्तियों द्वारा, किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों द्वारा होता है तब जड़ केवल मारक का कार्य करती है। मार्ग का कार्य करती है, इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ऐसा जल अवशोषण कहते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया, जब जल का अवशोषण ठीक है, जब जल का अवशोषण जड़ द्वारा ही होता है, जड़ द्वारा ही होता है और जड़ द्वारा ही होता है और जड़ की कोशिकाएं, जड़ की कोशिकाएं मारक, जड़ की कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय भाग लेती हैं। जड़ की कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय भाग लेती हैं। सक्रिय भाग लेती हैं, इसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। तो इस प्रकार जल अवशोषण की क्रिया के बारे में क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने 1949 में हमारे सामने ये वर्गीकरण रखा
जिसमें उन्होंने बताया कि जल अवशोषण एक दो प्रकार से होता है, निष्क्रिय या निश्चेष जल अवशोषण, सक्रिय या सक्रिय जल अवशोषण। जिसमें जब जल का अवशोषण पत्तियों द्वारा होता है तब जड़ केवल मारक का कार्य करती है, इसे सक्रिय जल अवशोषण का। और जब जल का अवशोषण जड़ द्वारा ही होता है और जड़ की ही कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं तो इसे सक्रिय जल अवशोषण कहा जाता है। तो इस प्रकार क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने जल अवशोषण के प्रकार को ऐसे विभेदित किया और उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि जल अवशोषण में किस प्रकार पत्ती और जड़ का रोल रहता है। अब देखते हैं इसमें आगे और क्या होता है। ठीक है, इसको हटा दो भाई, इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखो, देखो नेक्स्ट पॉइंट, निष्क्रिय अवशोषण हेतु, निष्क्रिय जल अवशोषण हेतु, निष्क्रिय जल अवशोषण हेतु, निष्क्रिय जल अवशोषण हेतु आवश्यक बलों की उत्पत्ति, जो पानी को ऊपर की ओर खींचने के लिए बल लगता है ना, हाँ ठीक है, आवश्यक बलों की उत्पत्ति, आवश्यक बलों की उत्पत्ति, आवश्यक बलों की उत्पत्ति पौधे के वायु भाग, वायु भाग में कौन होता है, जड़ के अलावा सभी भाग, पौधे के वायु भाग, पौधे के वायु भाग या परों में, वायु भाग या परों, जो पुष्प करने लताएं होती है वो, ठीक है, परों में जबकि आवश्यक होना लगता है, पौधे के वायु भाग या परों में, जबकि सक्रिय, सक्रिय अवशोषण में, सक्रिय अवशोषण में, सक्रिय अवशोषण के लिए, सक्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति मूल दाब में होती है। आवश्यक अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति, आवश्यक बलों की उत्पत्ति मूल दाब में होती है। कहाँ होती है भाई, मूल दाब में होती है। मतलब जो जल सक्रिय निष्क्रिय जल अवशोषण में जो जल के लिए दाब लगता है वो एक नेगेटिव प्रकार का होता है, और जो सक्रिय के लिए दाब लगता है वो एक पॉजिटिव प्रकार का होता है। निष्क्रिय के लिए जो आवश्यक बलों की उत्पत्ति है वो पौधे के वायवीय भाग या परों में, जबकि सक्रिय अवशोषण के लिए जो आवश्यक बलों की उत्पत्ति है वो मूल दाब के द्वारा होती है। तो इस प्रकार आपके इस चैप्टर में हम अगली क्लास में जल अवशोषण के अंदर निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है उसको पढ़ेंगे, और इसके अंदर और भी से संबंधित जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और इसका एक अन्य टॉपिक है इस पाठ का रसारोहण की क्रिया, ठीक है, तो उसको भी हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ये आज मैंने आपको शुरुआती भूमिका बता पढ़ाया। अगली क्लास के अंदर हम निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि को और इससे संबंधित कारकों को पढ़ेंगे। तो इसको आप आराम से लेके अपनी बुक में सिलेबस मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से आपको भेज दिया है, और 2 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं जो 5 तारीख तक है बोर्ड के फॉर्म। तो उसके लिए आपको जो भी दिशा निर्देश मिले किसी भी माध्यम से, चाहे मेरे माध्यम से, चाहे कुंदन सिंह जी या विद्यालय के किसी भी स्टाफ के माध्यम से, जो भी दिशा निर्देश जो आपको बताए गए हैं
उनका पालन करते हुए आप विद्यालय से संपर्क करके विद्यालय पहुंचकर अपने जो भी फॉर्म की फॉर्मेलिटी है उसको पूर्ण करें। और राज्य सरकार 2 तारीख से लगभग बड़ा प्लान बना चुकी है और मेरे हिसाब से आज या कल में इसको लेकर नोटिफिकेशन भी डाल दी शिक्षा विभाग द्वारा, और ये भी तय कर लिया जाएगा कि भाई कैसे क्या है। हाँ, ये है कि सिलेबस तय हो गया आपका, 60% सिलेबस आएगा। एग्जाम भी लगभग जो हर साल होते हैं उसमें ठीक है, कोरोना की वजह से 15-20 दिन या 1 महीना आगे कर ले, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट की कार्य योजना है वो हमेशा की तरह समय पर है। और जितनी छुट्टियां मनानी थी वो आप सबने मना ली है। अब बोर्ड के विद्यार्थी हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग खुद को एकदम पॉजिटिव बना लेते हुए और एक मस्त मानसिकता के साथ आप विद्यालय पहुंचेंगे और अपने जो भविष्य की जो ये प्रमुख कक्षा है, जो आपका आधार है साइंस के लिए, उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। ऑल द बेस्ट साथियों, जय श्री कृष्णा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।